वेलकम स्टूडेंट्स। चौहान लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति चौहान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका पुस्तक का लेसन साना साना हाथ जोड़ी। ये पाठ मधु काकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटोक और उसके आगे की हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग जिंदगी से काफी दूर है। लेखिका गैंगटोक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े मेहनती हैं। वहाँ के लोग बड़े मेहनती क्यों? वो पहाड़ों पे काम करते हैं, पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाते हैं, काफी स्ट्रगल करते हैं, इसलिए लेखिका ने वहाँ के लोगों को मेहनती बताया है। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है। लेखिका ने पाठ में जो प्रकृति का बहुत ही एकदम नेचुरल वर्णन किया है प्रकृति के बारे में, कि लेखिका जब तारों को देखती है आसमान में तो उन्हें तारों से एक सम्मोहन महसूस होता है। ऐसा लगता है वो तारे लेखिका को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो लेखिका उन तारों की जो चकाचौंध होती है, उनकी रोशनी होती है, उसमें वो हो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित होकर इस गीत को गाती है। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख पाती है, परंतु ढेरों खिले हुए फूल देखकर लेखिका काफी खुश हो जाती है। होता है ना, हम कहीं जाते हैं घूमने, वहां पर बगीचे में रंग बिरंगे फूल देखते हैं तो वो जो हरियाली हरियाली देख के, हरे भरे खेत, जो पेड़ होते हैं और फूल होते हैं कलरफुल, उनको देख के हमारा मन कितना खुश हो जाता है। तो सेम ऐसा ही लेखिका के साथ हुआ कि लेखिका ढेरों खिले हुए फूल को देखकर बहुत ही खुश होती हैं और वह उसी दिन गैंगटोक से 149 किलोमीटर दूर योमथोंग देखने अपनी सहपाठी मणि गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती है। गैंगटोक से यूमथोंग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती है। क्या दिखाई देती लेखिका को? काफी सारी ढेरों बौद्ध पताकाएं जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी और उन पताकाओं पे कुछ मंत्र लिखे हुए थे। ये जो ध्वज पताकाएं थी, बौद्ध पताकाएं, वो लेखिका ने शांति और अहिंसा की प्रतीक बताई है यहाँ पर। और उन पताकाओं पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब भी किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी शुभ कार्य की शुरुआत में कुछ रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जब किसी की डेथ होती है तो श्वेत पताकाएं फहराई जाती है और जब कोई शुभ कार्य होता है तो वो कलरफुल पताकाएं फहराई जाती हैं। आगे जो उनके गाइड थे जितेन ने बताया कि कभी लोग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। स्टॉक नामक जो स्थान है वहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। होता ना, हम कहीं घूमने जाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो हमारे को नीचे के जो लोग, जो गाड़ियां होती है, जो शहर होते हैं, वो सब आंखों से हमें धीरे धीरे ओझल होने लगती है। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। उन्हें हिमालय में पल पल परिवर्तन होते हुए महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर चढ़ रहे थे वैसे वैसे उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हिमालय धीरे धीरे हर क्षण हर पल परिवर्तित हो रहा है। हर पल एक नया ही प्रकृति का रूप देखने को उन्हें मिल रहा था। वह विशाल लगने लगता है और हिमालय उस समय उनको काफी विशाल महसूस हो रहा था। सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर वहां पर जीप रुकती है और सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। आगे जाकर गाड़ी रुकती है और वहां के जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं सभी लोग उनको अपने कैमरों में कैद करते हैं, फोटोज लेते हैं। झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को बहाकर ले जा रहा हो। जो झरने का पानी बह रहा था तो उस पानी को देखकर लेखिका को ऐसा लगा कि जैसे अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को वो पानी बहाकर ले जा रहा हो। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा रहा हो। प्रतिपल हर जो क्षण है वो प्राकृतिक दृश्य एक के बाद एक ऐसे बदलते हुए नजर आ रहे थे जैसे कि लेखिका को यूं लग रहा था कि कोई जादू की छड़ी घुमा रहा है। सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप सिंह ग्रीन लेके शब्दों के पास रुकी। वहां सभी कुछ एक साथ सामने था।
लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। प्रकृति के बारे में बता रहे हैं लेखक कि चारों ओर हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले हुए फूलों की हंसी को चारों ओर बिखेर रही थी और कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। कैसे बताया कि एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। जो औरतें होती हैं वो पहाड़ को काट काट कर उसको चौड़ा बनाती हैं और कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े कुछ इधर उधर गिरते हैं और यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा भी हो सकता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। लेखिका को ये लगा कि हमारे जीवन में ही मुश्किलें नहीं है, ये जो पहाड़ी पे लोग काम कर रहे हैं इनके जीवन में भी बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये लोग पहाड़ को काट काट के जो रास्ता बना रहे हैं तो वहां पर कोई भी पत्थर अगर गिर गया, बैलेंस बिगड़ गया तो कोई भी उस पत्थर के नीचे दबकर मर सकता है। तो लेखिका यहाँ बता रही है कि सभी जगह जो आम जीवन में सभी जगह परेशानियां आती हैं। आगे चलकर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं लेखिका को और जितेन जो उनके गाइड हैं वो बताते हैं कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर पहाड़ी पे चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम भी करते हैं, बच्चे पढ़ने भी जाते हैं और स्कूल से आकर वो अपनी माँ के साथ काम में हाथ भी बटाते हैं। यह यहाँ का जीवन लेखिका को बहुत कठोर महसूस होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था मतलब रास्ता सकड़ा होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनी के बोर्ड लगे थे, जगह जगह वहां पर बोर्ड लगे थे रास्ते में कि यहाँ रास्ता खराब है, यहाँ गाड़ी धीरे चलाएं। वैसे ही शाम के समय जीप चाय के बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। यूंगतोंग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका को शाम के समय जो जीप में लेखिका चाय के बागानों के पास से गुजरती हैं और कुछ वहां पर युवतियां जो है सिक्किम परिधान पहने, सिक्किम पोशाक पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। शाम के समय जीप चाय के बागानों में कुछ युवतियां चाय की पत्तियां तोड़ रही थी और चारों ओर इंद्रधनुषी रंग जो है छटा बिखेर रहे थे। यूंगतोंग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। लेखिका बहुत थक गई थी तो वो अपनी थकान मिटाने के लिए कहाँ बैठी? तीस्ता नदी के किनारे पर वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए रुकी। और फिर रात होने पर जितिन के साथ अन्य साथियों ने फिर नाच गाना शुरू कर दिया था। रात को लेखिका और उसके साथ जो भी यात्री थे वे सब थोड़ा सा फंक्शन करते हैं, नाच गाना करते हैं। और लेखिका की जो सहयात्री मणि थी, मणि ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लायुंग जो एक स्थान है वहां पर लोगों की जीविका का साधन क्या था? आलू, धान की खेती और शराब। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी परंतु वहां बर्फ कहीं भी देखने को नहीं थी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। क्यों कम हो गया था? कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मणि जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था और कटाव का रास्ता तो था काफी खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खींच रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। लेखिका वहां के प्राकृतिक दृश्यों को इतना पसंद कर रही थी कि वे उनको अपनी आंखों में और अपनी सांसों में उन दृश्यों को छुपा लेना चाहती थी। लेखिका काफी इंप्रेस हो गई थी वहां के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर, तो वो उनको अपनी मन की छवि के अंदर उन दृश्यों को छुपा लेना चाहती थी।
उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। लेखिका को वो दृश्य इतना लुभावना लग रहा था कि लेखिका को ये फील हुआ कि वहाँ का जो ये वातावरण है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उसी ने ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने के लिए प्रेरित किया होगा। क्योंकि वहाँ की जो सुंदरता थी वो इतनी मन को मोहने वाली थी, इसलिए लेखिका को ऐसा लगा। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वो दृश्य इतने लुभावने थे, मन को इतने अट्रैक्ट करने वाले थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई अपराधी भी उन दृश्यों को देख ले तो वो भी एक बार के लिए अध्यात्म की ओर अपनी मन को प्रेरित कर ही लेगा। हाँ, मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का ये जल संचय अद्भुत है। जो मणि है वो कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से गर्मियों में तो पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। तो प्रकृति का ये जो जल संचय है वो काफी अद्भुत है। इस प्रकार नदी और हिम शिखरों का हम पर एक प्रकार का ऋण है, क्योंकि ये ही हमारी प्यास को बुझाती हैं। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। चूंकि वह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी, लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माह की ठंड में किसी तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाओं से यूनतोंग की ओर जाते हुए प्रियता और रूहो ट्रेडो ने फूलों की घाटी को भी देखा। यूनतोंग कटाओं जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता है। यूमतोंग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन चुका है। आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स कि पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन अब वह भारत का एक हिस्सा बन चुका है। इससे वहां के लोग बहुत ही खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के 5 चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गे ने पहाड़ों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटोंग के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया। आशा करती हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग लेसन है ये। इसमें लेखिका ने एक यात्रा वृत्तांत अपना सुनाया है और प्रकृति के जो मनोरम दृश्य हैं उनके अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय।